बताओ कोई किसी के अंदर है टैलेंट? ये सब भूल गए? रिवीजन जिसने किया होगा वो बता सकता है। बताओ गौरव। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा एस ब्लॉक की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड और एसीटोनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे? मैंने कल भी बताया। क्या थी बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? तो 5F। क्या बोल रहे हो? 5F? हाँ 5F बेटा। क्या 5F? मेरी बात सुनो। जैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एलिमेंट बेटा लिखा होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको लिख दी और आपको पूछेगा कि कौन से ब्लॉक को ये बिलोंग करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डायरेक्टली पूछ सकता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिखी है बेटा 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, 2p के बाद कौन सा आएगा? 1s 2s 3s 4f6 5। या एक काम करते हैं, कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिख देते हैं। जैसे अगर ज़ीनॉन के टर्म में, रुको, इनर्ट गैस के टर्म में, तो इसमें बेटा कैसे बताओगे तुम लोग? कैसे बताओगे कि ए ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है? देखो जैसे यहाँ पर ज़ीनॉन के टर्म्स में अगर लिखें, ज़ीनॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, 5s1 6s1 66, ठीक है, और यहाँ पर आया p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल लिखो, p के टर्म में ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इस सीरीज की है। इस तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं। बता सकते हो राहुल? ये एलिमेंट अगर कोई है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ज़ीनॉन 6s1, ठीक है, और d वाला आप लिखो, यहाँ पर हो जाएगा 4d 4d2, ठीक है। ये एलिमेंट बेटा किस सीरीज को बिलोंग करता है? ऐसा मयूरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फटाफट चुटकियों में आंसर बताना है कि ये एलिमेंट किस। 4 तो ट्रांजिशन सीरीज थी बेटा। डी ब्लॉक के अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। उसके अलावा 2 इनर ट्रांजिशन सीरीज थी, ठीक है। तो इनमें से बेटा कौन सी सीरीज को बेटा ये बिलोंग करेगा? एलिमेंट कहां पर मिलेगा? ये एलिमेंट कौन सी सीरीज में है, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में? ग्रुप और पीरियड तो खैर नहीं बता पाओगे, सीरीज अलग है। आप ब्लॉक बताओ कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है और कौन सी सीरीज का है? राहुल बताओ। एफ ब्लॉक एलिमेंट सर, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक तो एलिमेंट दिख ही रहा है, F4 है। इसके अलावा सीरीज कौन सी होगी? ये तो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है क्योंकि वहां पर 2 सीरीज थी, एक 4F एक 5F, तो बस 2 ही सीरीज थी, तो ये 4F सीरीज का है, ठीक है। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बच्चों आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। कल भी मैंने बोला था। तो अब याद हुई तुम्हें? कोई बता सकता है? अब तो देख भी ली होगी, देख के बता दो क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। डी ब्लॉक की बेटा क्या है और एफ ब्लॉक की क्या है? राहुल क्या है बेटा?
चलो डी ब्लॉक 110 डी ब्लॉक के अंदर कौन से ऑर्बिटल आएगा 1 से लेके 10 यस सर और और कौन से एफ ब्लॉक में एस ऑर्बिटल के अंदर क्या रहेगा पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा याद होनी चाहिए आपको डी ब्लॉक के अंदर बेटा देखें तो n-1 होता है डी 1 to 10 ध्यान रखो n-1 रहता है मतलब कि जो s ऑर्बिटल है बेटा तो s ऑर्बिटल तो बेटा रहेगा 0 से लेके 2 तक ns 0 to 2 और n-1 d 1 to 10 ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है n-1 ध्यान रखना d ऑर्बिटल रहेगा ठीक है ये d ऑर्बिटल के लिए हो गया d ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए f ब्लॉक में क्या हो जाएगा बेटा सबसे पहला वाला तो लास्ट वाला रहेगा f ऑर्बिटल क्या नंबर रहेगा बेटा इसका वैल्यू क्या रहती है n की n-2 n-2 बेटा f1 to 12 पहला तो ये है दूसरा बेटा d ब्लॉक में अगर देख मतलब इसमें d ऑर्बिटल अगर देखोगे कितना भरा होगा n-1 0 से लेकर 2 तक और लास्ट में ns2 पूरा रहेगा ये बेटा ध्यान रखना आपको ठीक है तो चलो अब क्लासिफिकेशन की बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पर एक मेथड और है एक एक करके अगर देखें बेटा पहले हमने पढ़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा ठीक है बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेटा हमने एक एक पीरियड की प्रॉपर्टी पढ़ी पहले से लेके 7th पीरियड तक देखा फिर ग्रुप वाइज भी देखा एक तो बेटा ब्लॉक वाइज एक तो हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल फिर उसके बाद बेटा हमने ब्लॉक वाइज भी देख लिया एस ब्लॉक पी ब्लॉक बी ब्लॉक एफ ब्लॉक चारों को देख लिया अब बेटा यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन भी छोटा सा है कि मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का क्लासिफिकेशन तो उसमें बेटा कुछ नहीं है मेटल्स की प्रॉपर्टी आप पढ़ते आ रहे हो नॉन मेटल कहाँ पर है और मेटलॉइड्स कहाँ पर है बेटा तो जनरली बेटा मेटल्स की पोजीशन कहाँ पर दिखती है किसी पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं मेटल्स ये है मेटल लेफ्ट साइड पर बेटा कौन सा लेफ्ट साइड है ना लेफ्ट साइड पर है एक तो बेटा बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर चले जाओगे बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले जाओगे तो यहाँ पर आपको अल्कली मेटल्स दिखेंगे और अल्कली मेटल्स है ना जो काफी रिएक्टिव है इसके बाद बेटा डी ब्लॉक के अंदर भी मैंने बताया था ये सब मेटल्स ही है ये सारे डी ब्लॉक के हैं ये डी ब्लॉक है ठीक है और ये एस ब्लॉक है और इसके अलावा बेटा देखो नीचे वाले ये भी आपके एलिमेंट्स मेटल्स ही बोलते हैं चलो इसमें इतना कॉमन नहीं है तो नाम ही बोलो तो चलेगा ये सब बेटा मेटल्स है तो मेटल्स का बेटा जो पोजीशन है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर रहेगी ठीक है लेफ्ट साइड पर आपको मेटल्स दिखते हैं मेटल्स और राइट पर बेटा चले जाए नॉन मेटल का देखो पोजीशन क्या है इसके बाद जो आता है यानी बी ब्लॉक ग्रुप 15 से लेकर 17 तक है 18 को नहीं बोल सकते 13 से लेकर 17 तक के बेटा जो एलिमेंट है वो क्या है राइट साइड पर नॉन मेटल ठीक है तो फिर मेटलॉइड कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है मेटलॉइड्स की बेटा पोजीशन क्या होगी तो बेटा देखो मेटलॉइड्स जो है वो बेसिकली क्या है बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट जिसमें नॉन मेटल की बेटा प्रॉपर्टी हो और मेटल्स की प्रॉपर्टी दोनों हो मतलब ना आप उनको नॉन मेटल कह सकते हो 100% प्रॉपर्टी और ना ही उनको बेटा आप मेटल्स कह पाओगे ये बेटा एलिमेंट्स आपको कैसे दिखाई देंगे बच्चों पीरियोडिक टेबल में डायगोनली अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो ये एलिमेंट्स आपको दिखते हैं देखो पहला तो बोरोन है उसके बाद बेटा यहाँ पर गैलियम जर्मेनियम इंडियम आर्सेनिक टेलुरियम एंटीमनी ये सब बेटा एलिमेंट जो है ये आपके डायगोनली दिखते हैं कहाँ गया पीरियोडिक टेबल ठीक है ये सारे बेटा मेटलॉइड्स हैं अब बेटा मेटलॉइड इंपॉर्टेंट क्यों है देखो एक तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि मेटलॉइड की बेटा प्रॉपर्टी जो है वो ना मेटल से मिलेंगी ना नॉन मेटल से मिलेंगी मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल वाली हो सकती है कुछ नॉन मेटल की हो सकती है ठीक है इस तरीके से ये देखो डायगोनल बन रहा है डायगोनल जैसा जिगजैग जैसा दिखेगा आपको ऐसे करके ठीक है तो बेटा ये सारे जो है वो मेटलॉइड्स की पोजीशन होती है और मेटलॉइड्स बेटा जो है क्या चीज दिखाते हैं
कई बार ये चीज समझ नहीं आपको आ सकती है कि बेटा अगर हम ध्यान से देखें कि मेटल से लेकर जब हम नॉन मेटल की तरफ बेटा जा रहे हैं शांतनु, तो एकदम से बेटा प्रॉपर्टी ऐसे नहीं हो गई कि एकदम से नॉन मेटल से निकले और एकदम से नॉन मेटल बन गए, नहीं बेटा, धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरफ चेंज हो रही है ना, स्लो ट्रांजिशन रहता है, स्लो, धीरे धीरे। तो बेटा इसीलिए आप देखते हो कि मेटालॉइड बेटा किसके बीच में है, नॉन मेटल और मेटल्स के बीच में आपको मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी इस तरीके से दिखा रहे हैं, इनकी पोजीशन बीच में है, तो मतलब कि वो मेटल वाली प्रॉपर्टी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है और थोड़ी थोड़ी बेटा क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी आ रही है, क्योंकि उनकी पोजीशन अगर देखें बेटा तो वो पोजीशन भी ये चीज बताती है कि किस तरह की उनकी प्रॉपर्टियों की उम्मीद है हमें, ठीक है। तो एक बार बेटा इनके नाम और लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ये कौन कौन से एलिमेंट है। अब बेटा इसमें अगर आप देखो सबसे ज्यादा बेटा कौन से एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे इस तरह का पूछा नहीं गया कभी कि मान लो मेटल्स, अगर मान लो पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए सबसे ज्यादा चीजें कौन सी हैं, मतलब अगर आपको ऑर्डर लगाना है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, ठीक है, इस तरीके से तीनों का ऑर्डर लगाना है बेटा, संख्या के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से लगाना है बेटा। तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी चीज दिख रही है आपको, कौन से ज्यादा एलिमेंट मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स होंगे, कितने कितने होंगे, वो ऑर्डर एक पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं पूछेंगे नंबर क्या है, लेकिन बेटा एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा क्या चीज दिख रही है इस पीरियोडिक टेबल में, कौन से एलिमेंट ज्यादा है, क्या बेटा, ऊपर इनके नाम, अरे मेटल्स बोलो ना, ट्रांजिशन का क्या करना अपने को, ट्रांजिशन तो है ही है। अच्छा ये ट्रांजिशन है और ये है, तो दोनों मेटल्स ही बेटा, दोनों को मेटल नहीं बोलोगे, दोनों को मेटल बोलोगे, वो तो मेटल के अंदर भी बेटा कैटेगरी है, सुनो, वो तो मेटल के अंदर फिर कैटेगरी है, दो, एक ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, एक एस ब्लॉक हो गए, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, लेकिन है तो दोनों बेटा मेटल्स ही मानोगे ना इनको, चाहे जिंक है, जिंक को भी मेटल मानते हैं, सोडियम है, सोडियम को भी मानते हैं। तो बेटा मेटल्स का जो है वो कितना कंस्टिट्यूएंट है, नॉन मेटल्स का कितना है और मेटलॉइड्स का कितना है, बताओ जल्दी, किसी को आइडिया है? ये तो कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, अगर ये थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा। जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक और spo2, बोलो बेटा सबसे ज्यादा क्या चीज है पीरियोडिक टेबल में, कोई सही नहीं है, साक्षी, आजकल साक्षी तो बिल्कुल राइट सकती, क्या हुआ, नहीं बता सकते बेटा, पर बताते ना, हाँ बताओ ना, इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, हाई पीरियोडिक टेबल किससे भरा हुआ है, देखना जरा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन सब क्या है, काफी बड़ा पोर्शन जो है वो इसमें चला गया मेटल्स के अंदर। तो बेटा लगभग मेटल कितना लेते हैं, देखो 78%, जब लगभग मोर देन 78% ऑफ नोन एलिमेंट्स जो है बेटा, जो एलिमेंट हम जानते हैं अंदर, उनका 78% क्या है, मेटल्स में आता है, मेटल्स की कैटेगरी, मतलब वो मेटल्स है। तो 78% तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 80% के लगभग, ठीक है। तो नॉन मेटल है ही कितने, क्योंकि 18 आपने वैसे हटा दिया तो कितने बचे, 17, ग्रुप 13 से लेके 17 तक, उसमें भी बीच में मेटलॉइड्स आ गए, है ना। तो बेटा नॉन मेटल बहुत कम है, सबसे ज्यादा मेटल्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, उससे कम बेटा नॉन मेटल्स और उससे भी कम मेटलॉइड्स। मेटलॉइड तो गिनती के हैं, आप याद कर सकते हो, बोरोन ग्रुप 13 में मिलेगा, ग्रुप 14 में बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ग्रुप 15 में आओगे आर्सेनिक है, ठीक है, ग्रुप 15 में सिर्फ एक है आर्सेनिक, ठीक है। उसके बाद कोई एक बार थोड़ा सा ये ऑर्डर गलत हो गया लगता है, sp, ये इसके नीचे बेटा ऐसा नहीं, ये एंटीमनी इसके साथ आ रहा है, sp, एंटीमनी और टेलुरियम, ये ग्रुप 16 के अंदर बेटा टेलुरियम और प्लूटोनियम, एक लास्ट में बेटा ग्रुप 17 में
ग्रुप 17 में सिर्फ एक ऐसा है क्या दिखा रहा है, मेटलॉइड की प्रॉपर्टी। ये सारे बेटा क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायगोनल फॉर्म करते हैं बेटा एक तो ये, और इनकी प्रॉपर्टी बेटा क्या रहती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे आप किसी भी चीज को अगर देखोगे, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी बेटा देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, मेटलॉइड की प्रॉपर्टी बेटा कैसी दिखाई देगी, बीच की प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसे एक छोटी सी चीज लेते हैं, जैसे मेटल्स बेटा क्या है, मेटल्स की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बताना क्या होंगे, जनरली मेटल्स के क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बच्चों क्या होते हैं, हाई होते हैं, हाई हाई होते हैं ना साक्षी, हाँ शांतनु, ठीक है। कौन सा मेटल ऐसा है बेटा, चलो एक क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना एक बच्चों केमिस्ट्री के बारे में एक चीज है कि केमिस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कभी बच्चे पूछते हैं मुझसे, तो मैं एक चीज उनको बताता हूँ बेटा कि केमिस्ट्री में वो चीज इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है जो बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो बाकियों से अलग हो, जिसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जैसे सारे बच्चे एक डायरेक्शन में पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे, फिर एक दानिश है एक बच्चा, तो वो क्या है, सब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं चैप्टर 3। दानिश क्या कर रहा था पहले, अब पता नहीं अब क्या कर रहा है, अभी तो वो ज्यादा बेटर जानता होगा, ठीक है। तो वो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सब एक तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहा है। इसी तरीके से बेटा अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में, जो अलग प्रॉपर्टी बेटा दिखाते हैं, जो अलग बेटा प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब है तो ग्रुप के अंदर लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उनकी अलग रहेगी। जैसे बेटा देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जनरली मेटल्स के क्या होते हैं बच्चों, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट माने जाते हैं, जबकि नॉन मेटल के बेटा क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं, लो है ना। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कई बार, ठीक है। लेकिन बेटा दोनों साइड पर एक्सेप्शन केसेस हैं बच्चों, दोनों साइड पर। यानी एक बार कुछ ऐसे मेटल के नाम बेटा देख लेते हैं जिनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ कौन से है गौरव, मर्क्यूरी मरकरी, मर्क्यूरी अरे राम, मरकरी, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तुमने बोल तो दिया, लो होता है। सर रूम टेम्परेचर से कम होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही ज्यादा होता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इतना भी कम, गौरव सुनो बेटा, इतना भी कम नहीं है कि आप उसको बिल्कुल अलग समझ सको। देखो वो आप जो कह रहे हो मरकरी का बेटा जो रीजन आता है, मरकरी की प्रॉपर्टी दूसरी है, मरकरी लिक्विड में रहता है और बाकी सारे जो बेटा मेटल्स हैं वो सॉलिड में है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी बेटा वहां पर ज्यादा काम करती है, ठीक है, आपने सही कहा। लेकिन बेटा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखो दो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बेटा बात करें तो उसमें दो मेटल का नाम है, वो ये नहीं है जो आपने बताया, और दो मेटल और है, उनके नाम आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने। कौन कौन से हैं बच्चों, काफी कम है। सोडियम है, अरे राम, सोडियम का भी मेल्टिंग पॉइंट कम है, कितना है मेल्टिंग पॉइंट जरा देखो नेट पर, अभी निकालता हूँ। इतना कम है क्या सोडियम का, पिघल जाता है क्या बेटा सोडियम, बताओ ना, अभी देखता हूँ रुको एग्जैक्टली कितना है, तुम बोल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एग्जैक्टली बेटा, अभी हम देखते हैं, उसमें दे भी रखा हुआ है। मरकरी तो मेल्ट ही नहीं होगा क्या बेटा, सर, सीसीएम तो मरकरी मेल्ट कैसे होगा? मरकरी मेल्ट कैसे होगा, तो बेटा लिक्विड का सुनो, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी होता है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है। जो लिक्विड्स होते हैं बेटा उनके हम बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिखा हुआ है, देखो समझ रहे हो। तो लिक्विड के केस में बॉइलिंग पॉइंट बेटा हम लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसे लेंगे, वो तो पहले से ही मोल्डन स्टेट में है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बेटा एक यहाँ पर सीजियम बोला है, सुनो सीजियम एलिमेंट बेटा बोलिए, तो सीजियम जो है और एक गैलियम है, ये दोनों बेटा मेटल जो हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो देखो कितने हैं, सीजियम और इसका गैलियम का दे रखा है, गैलियम का 303 केल्विन है, गैलियम 303 केल्विन,
तो ये केल्विन में बेटा दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में देखना एक बार कितना है, 273 माइनस करो कितना आ रहा है, कितना कम आएगा, लगभग 0 और यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ तो कम आ रहा है बहुत ये। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया, देख लो रूम टेम्परेचर पे तो मेल्ट कर जाएगा ये तो गैलियम, तो ये आएगा बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट में। इसके अलावा इससे भी कम है एक सीजियम वाला, सीजियम मेटल जो है, सीजियम बेटा देखना कहां पर है, कौन से पीरियड में, ग्रुप में, एक बार देखो बच्चों तुम लोग इसको, 302 केल्विन है इसका टेंपरेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये दोनों बेटा ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। ठीक है, और आप जो मरकरी का कह रहे थे, सोडियम की बात तो करो ही मत, क्योंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 98 डिग्री सेल्सियस बच्चों, कितना है 98 डिग्री सेल्सियस, तो कम थोड़ी है, किसी भी मेटल का कम नहीं मिलेगा आपको। एक बार तुम लोग पूछ रहे थे सर, तो उसका भी देख लेते हैं मरकरी का क्या है। तो मरकरी के लिए बेटा मैं बता देता हूँ, मरकरी का बेटा हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखेंगे, मरकरी का हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस बच्चों। तो ये कम लग रहा है आपको, कम थोड़ी है ये, 357 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है। तो बेटा ये दो मेटल्स के नाम आपको बच्चों याद रखने हैं एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स में मैंने दे रखा है, आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसी तरीके से बेटा अगर नॉन मेटल्स की बेटा बात करेंगे, नॉन मेटल्स पे भी आ जाओ साथ के साथ। नॉन मेटल की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल है जिनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत हाई है। क्या वो कौन कौन से दो है? डायमंड, कार्बन एंड बोरॉन। एक तो कार्बन, डायमंड, कार्बन और दूसरा बोरॉन। डायमंड, एक कार्बन होता है बेटा, एक कार्बन तो पता है बच्चों को, क्योंकि कार्बन की एक फॉर्म है, हाँ कौन सा, बोरोन। कार्बन और बोरोन बेटा दोनों के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में उसकी प्रॉपर्टी भी दे रखी है एलिमेंट्स की। तो बेटा यहाँ पर कौन से एक्सेप्शन याद करने हैं बच्चों, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ऐसा नहीं दिखाएंगे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं करेंगे, वो है कार्बन और बोरोन बेटा, ठीक है। बोरोन का कार्बन से तो कम ही है, क्योंकि कार्बन की ग्रेफाइट कार्बन की जो डायमंड की फॉर्म है उसका तो 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन बोरोन का इससे कम होता है। एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा, इसमें कितना दे रखा है प्रॉपर्टीज में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका यहाँ पर दोनों साइड पर रिसेप्शन। इसके अलावा देखते हैं, अब बेटा देखना मेल्टिंग पॉइंट अगर दोनों की साइड की बात बेटा करो, इनके बहुत हाई है बच्चों, इनके बहुत लो है। जरा मेटलॉइड्स के बारे में बताओ क्या होगा इनका हाल, मेटलॉइड के बेटा मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे बच्चों, बिना इन दोनों के बीच में रहेंगे, मतलब लगभग इनके बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे, ना तो बहुत हाई है और ना ही बहुत कम, इंटरमीडिएट मिलेंगे आपको सबके। देख लो बोरोन, बोरोन का थोड़ा सा ज्यादा है, वो अलग चीज है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब देखोगे बेटा तो प्रॉपर्टी आपको इंटरमीडिएट दिखेगी। चलो ये तो मेल्टिंग पॉइंट और उसकी बॉइलिंग पॉइंट की। इसके अलावा बेटा स्टेट की बात करते हैं। स्टेट देखो, मेटल्स की बेटा स्टेट क्या रहती है जनरली, स्टेट अगर देखें जनरली सॉलिड, जनरली सॉलिड इन स्टेट, हाँ बिल्कुल बेटा, जनरली सॉलिड्स है, लेकिन सिर्फ एक मेटल ऐसा है बेटा, ओनली वन, जो सॉलिड नहीं है, ठीक है, और वो मरकरी है। तो ये तो सबको पता ही रहता है, ऐसे मरकरी। अच्छा यही चीज बेटा नॉन मेटल्स पे लगा के देखो, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल्स कैसे हैं, नॉन मेटल्स बेटा कैसे हैं और गैसेस। या तो बेटा नॉन मेटल होते हैं जनरली सॉलिड, जैसे बोरोन, कार्बन, ठीक है, और ये सब आपको नॉन मेटल जो है, कुछ नॉन मेटल सॉलिड दिखते हैं, या फिर बेटा क्या होते हैं डायरेक्टली गैस पर आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है नॉन मेटल्स की तो है, गैसेस स्टेट में रहेंगे। तो नॉन मेटल की बेटा दो स्टेट रहती है जनरली, या तो सॉलिड होते हैं, आइदर सॉलिड और गैसेस। बट यहां पर बेटा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है और वो अकेला है, जो मैंने बताया ना, जो अकेले अकेले ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉन मेटल में बेटा जनरली सॉलिड रहते हैं बच्चों या गैसेस रहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और एक ऐसा है जो क्या है, लिक्विड है, कौन सा है,
ग्रुप 17 के अंदर बेटा देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्लोरीन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन क्या है और आयोडीन सॉलिड है। इससे नीचे वाला जो आयोडीन है बेटा वो सॉलिड है, लेकिन ब्रोमीन क्या है बेटा लिक्विड। ये याद है कहीं पर नोट, ब्रोमीन इज ए लिक्विड, नॉन मेटल में बेटा अकेला एक लिक्विड है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये बेटा आयोडीन भी लिक्विड है क्या? अरे नहीं, आयोडीन सॉलिड है बेटा, मैं बता तो रहा हूँ। आयोडीन में शाइनिंग होती है मेटल की जैसी। और आयोडीन के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है कि आयोडीन बेटा एक अकेला ग्रुप 17 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ग्रुप 17 के एलिमेंट कैसे होते हैं बच्चों, हैलोजेंस, बहुत ही ज्यादा नॉन मेटेलिक रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उनकी हिम्मत होती है, बस इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। तो लेकिन आयोडीन बेटा ऐसा है जिसके अंदर मेटेलिक लस्टर बेटा होती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। आयोडीन एक बेटा सॉलिड भी है, सॉलिड तो होगा ही होगा। जनरली आप देखो बेटा नीचे वाले सॉलिड से रहेंगे, यहाँ पर नीचे वाले सॉलिड से, ऊपर वाले गैसेस से, ठीक है। चलो तो अब हमने ये भी देख लिया, फिजिकल स्टेट भी देख ली, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसके अलावा। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का तो आपको पता है कि नॉन मेटल्स जो है बेटा वो मेलिबल एंड डक्टाइल होंगे, नॉन मेटल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ठीक है। और ये सब भी ऐसे ही है, जर्मेनियम, ये सब इनका भी कुछ कह नहीं सकते, ये डक्टिलिटी नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। सिलिकॉन के अंदर अगर देखो, जर्मेनियम के अंदर, ठीक है, ये सारे बेटा आपको सॉलिड से दिखाई देंगे। जितने भी मेटलॉइड्स हैं बेटा, जनरली बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, ये सब सॉलिड्स हैं। टेलुरियम भी सॉलिड है, ये सब सॉलिड है, ठीक है बच्चों। तो मेटलॉइड के अंदर बेटा कोई भी लिक्विड नहीं है, कोई भी गैसियस नहीं है, ठीक है। जितने नोन एलिमेंट है सारे के सारे बेटा क्या है, मेटल्स। मेटलॉइड्स जो होंगे वो सब लिख देता हूं, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, सॉलिड। ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं, ये गैसेस भी हो सकते हैं, ये सॉलिड्स हैं। चलो इसके अलावा बेटा बस अब इतना ही दे रखा है, और बाकी तो चीजें हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और वहां से निकालेंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो बेटा अब देखो अगला टॉपिक ये है, ये बस इतना ही था कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, मेटलॉइड्स क्या है। अब बेटा अगला एक क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा था कि पीरियोडिसिटी बेटा क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पीरियोडिसिटी, बताओ बेटा। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या समझते हो आप? पीरियड वाइज। क्या बेटा? सर पीरियड वाइज। हाँ पीरियड वाइज तो बेटा प्रॉपर्टी आ ही रही है। मुझे एक चीज बताओ, अच्छा चलो स्टेटमेंट बता दो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है? वो तो आपने पढ़ा है, याद किया है, उसी के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है। Periodic classification of the elements are periodic function of their atomic masses. पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस नहीं, एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर का बेटा पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर बेटा पीरियोडिक वर्ड का मतलब बच्चों क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है ना बच्चों। पीरियोडिक का मतलब यही तो है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी बेटा एलिमेंट्स की क्या हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है, जो सेम ग्रुप के अंदर है, ऐसा हो रहा है। इस चीज को बेटा हम क्या बोलेंगे बच्चों, the concept, the phenomena of reoccurrence of the physical and chemical property after regular of increasing atomic number is known as periodicity। इसी को बेटा हम बोलते हैं periodicity, ठीक है। ठीक है शांतनु, आ गया समझ में, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो प्रॉपर्टी बेटा रिपीट हो रही है उसी को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं है जितना इसका रीजन है। इसका क्या कारण है आप बेटा याद करो, जब हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो उसमें एक लिमिटेशन में लिखा था हमने, ही डिड नॉट गिव द रीजन फॉर दिस पीरियोडिसिटी। उन्होंने क्लासिफाई तो किया था एटॉमिक वेट के हिसाब से बेटा एलिमेंट्स को, लेकिन उन्होंने रीजन नहीं बताया था वहां पर कि ये प्रॉपर्टी जो बेटा जो रिपीट हो रही है, ये कॉमन आ रही है, सिमिलर आ रही है, इसका रीजन क्या है बच्चों। तो इसका रीजन बेटा हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से मिलता है। क्या रीजन है बच्चों, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। कौन बता सकता है, आप अपने हिसाब से बताओ।
जो आपने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ आइडिया आपको लगता है, क्योंकि वहीं से ये आंसर है। सर आउटरमोस्ट सेल में बहुत सारे एलिमेंट्स के सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ ये चीज तो आपने सही कही। या बेटा आप ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा है एलिमेंट्स की, बच्चों एलिमेंट्स की जितने भी एलिमेंट्स बेटा हम देख रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बेटा कॉमन है, सबके अंदर अगर आप आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को देखोगे, जो शांतनु बता रहे हैं बिल्कुल बेटा सही बात है, वो सेम मिलती है, तभी बेटा प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा भी बेटा बोल सकते हैं। जैसे अगर आप देखो एक बार ग्रुप 1 में अगर हम देखें तो हमें आउटर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हुई ना, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहा है, तो उसमें कॉमन क्या चीज बेटा दिखेगी आपको। जैसे देखो अगर हम देखते हैं कि ग्रुप 1 की NS1 जनरल है, तो देखो जिनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी वो कौन कौन है, सबके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 2s1 3s1 4s1 की मैं आपको बता चुका हूं, ये सब चलता है, ठीक है लास्ट तक। तभी तो बेटा ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो बेटा क्या रीजन हो जाएगा, बिकॉज दे कंटेन, या तो आप ये बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेटा संख्या जो है वो सेम है सबके अंदर, ये भी बिल्कुल सही है अगर आप ऐसे बोल पाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी शेल और वैलेंस शेल आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ये हो सकता है। या फिर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जो है वो क्या है, सेम हो रही है, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो बेटा बेसिकली हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर जैसे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की बेटा आपको काउंटिंग दे दी और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, और आपको पूछेंगे बेटा बताओ कि इनमें से क्या प्रॉपर्टी बेटा इनकी कॉमन होगी या नहीं होगी, या सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे। तो जैसे देखो कोई भी हम दो एलिमेंट ले सकते हैं, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी लिख देता हूं मैं जो आपको समझ में आए, इस तरीके से मैंने लिख दिया, एक एलिमेंट ये लिख दिया, एक एलिमेंट ये लिख दिया, ये देखो बेटा तीन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक, एक और लिख देता हूं, बेटा ये चार एलिमेंट दिख रहे हैं सबको। अब आपको ये सोच के बताना है इन चारों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी हुई है, इसमें आपको बेटा कॉमन चीज पकड़नी है, कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम हो सकती है, बताओ। सर फर्स्ट एंड थर्ड, The first and third and second and सेकंड fourth. एंड फोर्थ। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा रेस्पॉन्स देखकर तो टीचर का दिल खुश हो जाता है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने क्या चीज देखी, देखो लास्ट वाला शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, वहीं से आपको पता चल गया। तो बेटा एक बार अगर लोकेशन भी बताना चाहे बच्चों, रुको मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा, ठीक है। साक्षी बताइए बेटा कि इस एक एक करके बताओ, पहले एलिमेंट की बताओ पोजीशन क्या है, कौन से ग्रुप के अंदर है ये भी बताओ, और पीरियड कौन सा है, सभी के बारे में। ये लोकेशन भी बेटा बता सकते हो आप, कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में। चलो एक तो कॉमन की बात करें तो बेटा ये और ये कॉमन हो गए, ठीक है, और ये कॉमन हो गए, बताओ। तो फर्स्ट बेटा एलिमेंट कौन सा है, कौन से ग्रुप में बेटा होगा, सर फ्लोरीन और 17 ग्रुप में। ये p5 है, लेकिन ऑर्बिटल बेटा 2p है, तो 2p कहां पर रहता है, कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है ये बताओ ना। ग्रुप कौन सा हो गया, सर 17 ग्रुप हो गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और सेकंड पीरियड। हाँ ये भी अलग ही ग्रुप 17 का हो जाएगा, चलो सेम ग्रुप है। और पीरियड बेटा सेकंड हो गया। यहाँ पर बेटा अगर देखें अब इस वाले एटम के लिए देखो, इस वाले एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर
2s 2p और 3s में चले गए। 3s मतलब कि ग्रुप कौन सा है? पहले तो ग्रुप s से पता चल रहा है, s1 बेटा, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ग्रुप 1 यानी ग्रुप तो बेटा 1 हो गया सिंपल। और बेटा पीरियड कौन सा है? थर्ड थर्ड पीरियड है। थर्ड हाँ, बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के बेटा क्वेश्चन आएंगे तो आप फटाफट कर दोगे सेकंड्स के अंदर उनको, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। पीपी चल रहा है तो ये भी बेटा पीरियड इसका सेम ही रहेगा, थर्ड पीरियड ही आएगा इसका, ठीक है। अब नीचे वाले का देखो, यहाँ कहाँ पहुंच गए? फोर्थ पीरियड है ना, और ग्रुप 1। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है राहुल। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप कर सकते हैं, बल्कि हर एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा दूं तो आप लोग कर सकते हो, अगर आपको ये पता है कि वो बेटा जो हम ऑर्बिटल्स के अंदर जो भर रहे हैं बेटा, वो पोजीशन कहां पर है पीरियोडिक टेबल में, है ना। एस ब्लॉक के अंदर आपने समझ लिया, पी ब्लॉक के अंदर समझ लिया, डी ब्लॉक के अंदर समझ लिया और एफ के अंदर समझ लिया। अरे इसके अलावा कोई एलिमेंट थोड़ी होता है, इतनी जगह पर ही मौजूद है, ठीक है बेटा। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना होगा, और ये क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ क्वेश्चन बच्चे कहां पर कंफ्यूजन होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए थोड़ी आसान थी, जब आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट पूछ लिया जाए या ए ब्लॉक का बेटा एलिमेंट पूछ लिया जाए, तब बच्चों आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक वाले बेटा कहां से शुरू होते हैं। 3D सीरीज शुरू होती है उसकी, 3D 4D 5D और 6D, ठीक है ये। और इसमें भी बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी डी ऑर्बिटल कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा हो 5D और 6D का, तो इसमें ध्यान रखना कि कहीं वो ऐसा तो नहीं, कहीं वो इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के अंदर जा रहा हो, तो अगर उसमें f ऑर्बिटल फिल हो रहा होगा पहले, तो फिर बेटा f ब्लॉक निकल जाएगा वो, ठीक है, जिसमें 4f और 5f सीरीज होगी बस। तो यहाँ पर कुछ चीजें अगर आप ध्यान दोगे छोटी मोटी, तो वो आपको सिंपल पता चल जाएगा। चलो, तो ये सब बेटा आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करते ज्यादा देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो भी क्वेश्चन हो बेटा जेई और नीट की बुक्स में से, वो आप करना। मैं देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, कुछ अपने में से छाट के क्वेश्चन दूंगा, उसमें से वो कर लेना, ठीक है। चलो अब बेटा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स। जैसे बेटा हम पीरियोडिसिटी की बेटा बात कर रहे थे, तो इसी को बेटा बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड मतलब कि जैसे एटॉमिक साइज है, कुछ प्रॉपर्टी को बेटा देखेंगे वो कैसे चलते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो पहली बेटा प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज को बेटा समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक साइज, तो बच्चों इस वर्ड का मतलब आपको क्या समझ में आता है? एटॉमिक साइज का बच्चों मतलब क्या है? सर डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। चलो ठीक है, डिस्टेंस बेटा बिटवीन किसी भी एटम, क्योंकि कोई भी बेटा एटम है, किसी भी एलिमेंट का बेटा कोई भी एटम है ना। पहले मैं लिख देता हूं एक बार, पीरियोडिक ट्रेंड्स, कौन कौन से ट्रेंड देखेंगे। पहला बेटा हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज की। तो बेटा जो भी एलिमेंट है उसके अंदर कोई एटम है, बेटा आप पढ़ चुके होंगे इसके स्ट्रक्चर में, बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे बेटा कई सारे शेल्स हो सकते हैं, है ना। इतने भी शेल अपने को कुछ नहीं करना, हमें बेटा क्या देखना है, यहाँ आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको देखना है। दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एटॉमिक साइज बेटा, है ना। ठीक है, गुड। अब बेटा लेकिन एक चीज सोचो, क्या ये एटॉमिक साइज की वैल्यू को बेटा हम निकाल सकते हैं, या एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं इसको, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस बेटा दोनों एक ही बात मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि कई जगह एग्जाम में रेडियस पूछ लेते हैं, कई बार साइज पूछ लेते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्या चीज है, एक ही चीज है। तो अब बेटा एटॉमिक रेडियस की वैल्यू को हम बेटा क्या कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं बच्चों? इसके लिए आपको बेटा सेकंड चैप्टर के कांसेप्ट्स को थोड़ा सा दोबारा अपने दिमाग में रखना होगा कि बेटा जब हम बात, हाँ बताओ बताओ राहुल, अगर तुमने पढ़ा है तो क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं बताओ, क्यों अगर नहीं निकाल सकते तो क्यों नहीं निकाल सकते?
और निकाल सकते हैं तो सर क्यों निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे राहुल? यस जरा बताओ। एटम का साइज क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। तो 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। सर अलग अलग एटम का अलग अलग साइज होगा। अलग अलग रहेगा। हाँ अलग अलग रहेगा बेटा, लेकिन जो रेंज रहती है बच्चों कितनी रहती है? लगभग मैंने आपको आइडिया दिया था 10 की पावर -10 मीटर, मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग, एक आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर और 100 आर्मस्ट्रॉन्ग या 200 आर्मस्ट्रॉन्ग तक जा सकता है। ठीक है, तो लगभग लेके चलो 10 की पावर -10 है बेटा। एक तो बेटा इसका साइज कितना छोटा है ना। अब एटम का साइज इतना छोटा है बेटा, तो न्यूक्लियस तो और भी छोटा होता है, 10 की पावर -15 तक जाता है। इलेक्ट्रॉन उससे भी बहुत छोटा है, 10 की पावर -30, है ना। अब बेटा एक तो इसकी वैल्यू कितनी कम है। एटम के साइज को नापने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ अलग डिवाइसेस का बेटा यूज करना पड़ेगा, है ना। जिन डिवाइसेस को बोला जाता है, जैसे उनमें से एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। जब मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा बताया था, स्टडी करते हैं हम स्पेक्ट्रम को, तो बेटा वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं उनको देखने के लिए स्पेक्ट्रम को, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब ये नई नई चीजें डिस्कवर हो गई हैं, पहले तो नहीं थी इतनी। अब स्पेक्ट्रोस्कोप भी आपके पास, एक बेटा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पढ़ा है किसी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में? यस जो सर। बेटा हमें टेंथ में एटम पढ़ा है। की जो इमेज मिलेंगी। अच्छा सुनो, जैसे अगर आप नेट पर बेटा सर्च करोगे ना, इमेजेस दिखेंगी आपको, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। जो बायो वाले स्टूडेंट होगा उनको पता होगा। पहले तो बेटा सिलेबस में था हमारे टाइम पर कि मतलब उसमें माइक्रोस्कोप कई टाइप के होते हैं। एक सिंपल होता है जिसकी रेंज कम होती है, एक फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और उसमें भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। उसका नाम ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्यों? क्योंकि बेटा उससे क्या देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन तक का साइज देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन को आसानी से थोड़ा बहुत देखने में, उसका मतलब उसकी जो विजुअलाइजेशन है बेटा, पावरफुल जिसको बोलते हैं, पावर काफी ज्यादा होती है उसमें जो लेंस लगे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा का यूज करके और स्पेक्ट्रोस्कोप का बेटा यूज करके एक एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन होती है। ठीक है, इन सब का बेटा यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एटॉमिक साइज को निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बेटा वो नहीं है राहुल, प्रॉब्लम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप बेटा ये डिस्टेंस तभी मेजर कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या फिक्स पोजीशन होती है बच्चों, थोड़ा सा याद करो ऑर्बिटल्स। क्या इलेक्ट्रॉन की बेटा पोजीशन एग्जैक्टली निकाल सकते हैं हम? नो सर। ये आप पढ़ चुके हो हेजनबर्ग यस प्रिंसिपल में। हाँ, तो बेटा इसी वजह से देखो, मेरी बात समझना, आप ये डिस्टेंस तभी तो बेटा मेजर करोगे ना जब आपको मैं कहूं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन निकाल लो डिस्टेंस, जब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो बच्चों क्या करता है, ऑर्बिटल होता है ना, ये देखो मान लो इस तरह का एरिया होता है कुछ, ये एरिया है आपका। अब इस एरिया के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी है इसमें, मिलने की प्रोबेबिलिटी है कि भाई इस रेंज में कहीं पर भी होगा। तो आप मेजर बेटा क्या करोगे, ये देखो चेंज आ गया ना आपके पास, एग्जैक्टली तो नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो कई सारे चैलेंजेस है बेटा। एक तो साइज की आपको बात बताई, पहली चीज कि साइज एटम का बेटा बहुत छोटा होता है, तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा बेटा रीजन क्या है कि अगर अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा हुआ बेटा, एन एटम डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड बाउंड्री। और बेटा देखो इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री होती है बच्चों, वो वेल डिफाइंड नहीं होती। वो डायग्राम्स आपको जैसे ऑर्बिटल की बनाए थे बच्चों, याद करना, तो मैंने आपको डॉट डॉट करके बताया था, ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओ सॉरी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम एग्जैक्टली कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि भाई ये डिस्टेंस है या ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, है ना। बहुत सारी जगह हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ये सब जगह, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एस ऑर्बिटल के अंदर ऐसा रहता है। ठीक है, तो एक तो बेटा ये रीजन हो गया कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या होगी। और बेटा कहीं पर भी एक और चीज, जो बेटा जितना भी ऑर्बिटल का एरिया है, जो भी बेटा ऑर्बिटल का एरिया होता है बच्चों, डेफिनेशन याद करोगे तो उसमें मैंने क्या लिखवाया था, ऑर्बिटल ए रीजन, इट इज ए रीजन जहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना। कहीं पर जीरो तो हो ही नहीं सकती ऑर्बिटल के अंदर, इतना पूरा रीजन है, वहां पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी जरूर है।
अगर किसी भी रीजन को बोलो बेटा ये मानो पूरा का पूरा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, और पोजीशन बेटा क्या है, बहुत सारी है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर कर पाओगे एग्जैक्टली, थोड़ा चैलेंजिंग है। तो एक ये प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, ठीक है। और क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट। एक और चीज समझते हैं बेटा, जब आप एटॉमिक रेडियस बेटा निकालना चाहते हो, एटॉमिक साइज निकालना चाहते हो, तो बेटा आप किसी एक एटम को बाकी एटम से बेटा अलग होते हुए नहीं देख सकते, है कि नहीं। अब जैसे मान लो एक चौक है, तो चौक के अंदर बेटा क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एटम को अलग से निकालें बेटा इसमें से और उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लें माइक्रोस्कोप में यूज करके? अलग तो बेटा नहीं कर सकते ना, किसी एक एटम को बाकी एटम से अलग किया जा सकता है क्या? जैसे मान लो ये है चौक, इसमें एटम्स हैं, हर चीज एटम से मान लो बनी है, बेसिक पार्टिकल से, तो क्या बेटा एटम्स को हम अलग करके आइसोलेट अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं और फिर बेटा उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? ऐसा कभी पॉसिबल है? ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा देखो इसके दो रीजंस हैं। एक तो एटम बेटा एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं किसी फोर्स की वजह से, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? दैट फोर्स इज कॉल्ड, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कई बार उसको इंटर एटॉमिक फोर्स भी बोलते हैं, कई बार उसको बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो। बेसिकली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेटा एक एटम को आप अलग से नहीं, मतलब कॉन्टेक्स्ट में देख सकते कि भाई एक एटम को निकालो और उसका रेडियस इलेक्ट्रॉन के उसके नीचे रखो, माइक्रोस्कोप के नीचे, और मेजर कर लो बच्चों, ठीक है ना। तो बेसिकली हम निकाल तो सकते हैं बेटा रेडियस, लेकिन उसमें और नेबरिंग एटम्स का रोल जरूर आएगा। कोई भी एक एटम को अगर बेटा पढ़ोगे तो उसके साथ वाले एटम जरूर आ जाएंगे, है कि नहीं। तो एक चैलेंज बेटा ये है दैट साइज ऑफ एटम मे चेंज। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको समझाता हूं। एटॉमिक रेडियस इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स इन देयर नेबरहुड। तो इसका मतलब बेटा जो है, जब हम एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पड़ोस के जो पार्टिकल्स हैं उनका भी इफेक्ट बेटा उसके रेडियस को निकालने में हो जाएगा। तो जैसे बच्चों एक चीज मैंने आपको बताई थी, याद करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों क्या बताया था? जेड इफेक्टिव, है ना। कहां पर बेटा पढ़ा था आपने ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? कौन सा फिनोमिना था, क्या बोलते हैं उसको? शील्डिंग इफेक्ट। जब इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक ना पहुंचने दें, उसको कम कर दें बेटा, उसकी वैल्यू को क्या कर दें? कम कर दें। तब बेटा उसके लिए हमने एक टर्म यूज किया गया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज की बेटा जो वैल्यू होती है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करते हैं बेटा, उसकी वैल्यू क्या होती है? जितनी होनी चाहिए बेटा उससे कहीं कम होती है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अगर हम एटॉमिक साइज की बेटा बात करें, तो अगर काफी सारे एटम्स अगर वहां पर हैं, तो हम बेटा उसको एटॉमिक रेडियस ना बोलकर बेटा क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है इफेक्टिव साइज, ठीक है। ये इफेक्टिव रेडियस बेटा, ठीक है, इफेक्टिव साइज बोल सकते हैं। जो उसका बेटा एग्जैक्ट साइज है वो तो हम नहीं बता पा रहे, लेकिन हम ये बता पा रहे हैं बेटा कि लगभग इतनी वैल्यू उसमें कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कुछ जो भी चेंज आएगा उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड इफेक्टिव साइज। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? जो भी रीजंस हैं उसको हम कंसीडर करेंगे, तो हम बोलेंगे, एक टर्म यूज करेंगे इफेक्टिव साइज, व्हिच मींस। और बेटा यहाँ पर इफेक्टिव का बच्चों मतलब क्या हुआ? सुनो, इफेक्टिव का मतलब बेटा ये हुआ, जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है बच्चों, तो अगर मान लो आपको अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ये शेल की डिस्टेंस निकालनी है न्यूक्लियस के बीच में, तो बेटा आप क्या करोगे? इनके बीच में बेटा मिनिमम डिस्टेंस बच्चों देख लोगे, है ना। तो इफेक्टिव साइज को बेटा क्या बोला जाता है? द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट पास ऑफ वन एटम टू अनदर इन गिवन बाउंड्री सिचुएशन। या फिर अगर हम एटम्स की बेटा बात करें, जैसे मान लो ये एटम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना बेटा। अब बेटा मान लो अगर आपको इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों निकालनी है, तो आप बेटा क्या करोगे? सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखोगे, सबसे पास वाली जो दूरी होगी, एक एटम के दूसरे एटम से जो डिस्टेंस है बेटा, सबसे पास की डिस्टेंस को मेजर करके उसको बोल दोगे कि सर ये तो इफेक्टिव साइज निकाला है हमने। समझ रहे हो? वो वैल्यू बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी बच्चों,
ठीक है शांतनु, मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट वैल्यू Yes, नहीं sir. होगी बेटा, लेकिन हम उसको निकाल तो लेंगे, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा उसको हम बोलेंगे दैट विल बी नोन एज इफेक्टिव साइज, ठीक है, ऑफ एन एटम। तो ये होते हैं इफेक्टिव साइज। अब बेटा ये तो मैंने आपको बताया क्या क्या चैलेंजेस है एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए, उसका साइज जो है एटम का वो काफी कम है। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक चीज हमने पढ़ी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट कहता है कि कभी भी एग्जैक्ट डिस्टेंस आप नहीं मेजर कर पाओगे, ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर और आउटर मोस्ट शेल तक, क्योंकि उसका बेटा बाउंड्री क्लियरली डिफाइंड नहीं है। थर्ड बेटा दे रखा है कि एटम को आप अलग करके नहीं देख सकते, मतलब क्योंकि उसके नेबरिंग एटम्स रहेंगे बेटा, और जब नेबरिंग एटम्स रहेंगे बेटा तो उनकी वजह से कई बार आपकी क्या हो सकती है, वैल्यू अलग आ सकती है, ठीक है। अगला बेटा दे रखा है साइज ऑफ एटम आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। अच्छा एक चीज और आपको समझाता हूँ, बॉन्डेड स्टेट का बेटा मतलब क्या है, इसमें एक फैक्टर और है, बॉन्डेड स्टेट मतलब बेटा एटम जो है हमेशा बेटा एक ही तरह के बॉन्ड की सिचुएशन में नहीं होते। जैसे अगर बच्चों याद हो 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि बेटा दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, कौन से थे? Covalent bond. कोवलेंट आयोनिक Ionic bond. आयोनिक और कोवलेंट। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, कुछ ऐसे बेटा एटम्स होंगे जो कोवलेंटली आपस में जुड़ेंगे, है ना, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का बेटा जो मॉलिक्यूल बन रहा है, दो ऑक्सीजन के एटम्स बेटा आपस में क्लोज आए, तो जब बेटा आप उनकी जो रेडियस को निकालोगे बेटा तो आप देखोगे कि उनका फैक्टर अलग आएगा, उनकी वैल्यू अलग आएगी, वैल्यू तो खैर अलग आएगी। इसके अलावा बेटा उनमें जो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों बेटा फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग होती है बच्चों, बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो होती है अलग अलग है या सेम रहती है? कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में, आयोनिक और कोवलेंट में? पढ़ा है? बच्चों कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? 10th क्लास में था ये, कोवलेंट शेयरिंग से बनता है, आयोनिक डोनेट कर देते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? तब से लास्ट करो में क्लास में। हाँ बेटा क्या कह रहे हो राहुल, बताओ पहले आप अपनी बात बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवलेंट स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरी बात सुनो, हर चीज को बेटा आप इंटरेस्ट से पढ़ो, देखो मेरी बात सुनो, जैसे इसको याद, किसी चीज को रट्टा मारते हो, रट्टा मारने से बढ़िया दिमाग में कंसेप्ट बनाओ। जैसे बेटा मान लो एक छोटी सी चीज देखो, अभी दो दोस्तों को मिलकर एक, मान लो कोई गेम खरीदना था बेटा, ठीक है, कोई वीडियो गेम खरीदना था, आजकल तो वीडियो गेम खेलते नहीं है, मान लो वो प्ले स्टेशन आता है ना महंगा वाला, काफी एक्सपेंसिव होता है, तो मान लो बेटा दो दोस्तों को प्ले स्टेशन खरीदना था, दोनों के पास इतना पॉकेट मनी नहीं था बेटा, तो क्या किया दोनों ने 10-10 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए जोड़े और प्ले स्टेशन खरीद लिया। ठीक है बच्चों मेरी बात सुन रहे हो? अब बेटा वो शेयरिंग का था, ठीक है, शेयरिंग का था। अब बेटा जैसे मान लो ये शेयरिंग की सिचुएशन हो गई, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से बेटा अगर मान लो दूसरा केस क्या है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने मतलब तुरंत मांगे उसने पैसे, तो तुरंत बेटा पेरेंट्स ने उसको परचेज करके दे दिया तुरंत। तो अब बेटा जो देखो दोनों की सिचुएशन क्या होगी राहुल, एक बेटा जो शेयरिंग वाला सिस्टम था उसमें क्या रहेगा, अगर मान लो उस प्ले स्टेशन में कुछ भी गड़बड़ हो गई, या मान लो जैसे मान लो अगर दोनों खेल रहे हैं तो दोनों कुछ आपस में बीच में बेटा उनमें कुछ कोई और बात को लेकर झगड़ा हुआ, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्ले स्टेशन का गड़बड़ आ जाएगी ना, एक दूसरे को नहीं खेलने, आधा 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 बांट लेंगे तो मतलब तोड़ देंगे, मतलब बेसिकली लड़ झगड़ लेंगे, मतलब या तो टूट जाएगा वो, मतलब अगर एक खेल रहा होगा तो दूसरा उसको खेलने नहीं देगा, ये बात पक्की है। मतलब क्या हो गया बेटा, कहने का मतलब स्ट्रेंथ क्या रहेगी राहुल, कमजोर रहेगा ना, कमजोर रहेगा वो कमजोर रहेगा कोवलेंट। और आयनिक बेटा क्योंकि डायरेक्टली कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, जो भी ट्रांसफर करना था पेरेंट्स ने तुरंत कर दिया, तो वो पेमेंट हो गया उसका, अब तो वो अकेला बेटा एंजॉय कर रहा है, तो वहां पर शेयरिंग वाली कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा बेटा देखने को मिलता है, तो देखो इस चीज को समझ सकते हो कि आयनिक बॉन्ड बेटा ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी, ठीक है।
और आयोनिक कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं आयोनिक बॉन्ड का यूज करके वो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर, ठीक है, उनको ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मतलब आयोनिक बॉन्ड को, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि बेटा ये दोनों फोर्सेस के अंदर आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग स्ट्रेंथ है बेटा इसकी, तो कहीं ना कहीं बेटा इसकी वजह से इनकी साइज का भी डिफरेंस अलग अलग आता है बेटा। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ, साइज ऑफ एटम आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। मतलब अगर एक कोवलेंट बेटा कोवलेंट तरीके से बॉन्ड बना रहा है तो वहां पर बेटा एटॉमिक साइज की वैल्यू अलग होगी, और वही बिल्कुल सेम साइज अगर हो और बेटा वो अगर आयोनिक बॉन्ड बना रहा होगा बेटा, तो दोनों चीज अलग अलग आएंगी। दोनों की अगर वैल्यू अगर आप देखोगे, जिसको आयोनिक रेडियस बेटा बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, तो दोनों की बेटा वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती है। और हम कंपाउंड के हिसाब से या एलिमेंट्स के हिसाब से बेटा जिस तरीके से वो बॉन्डिंग होती है उसी हिसाब से उनको बेटा स्टडी भी करते हैं अलग अलग, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले बेटा अब जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होगा बच्चों? तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया उस हिसाब से मुझे एक चीज बता दो कि कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या होगा। तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस होगा, बस बात खत्म। चाहे वो आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हों चाहे कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। बोलो, पूरी बात को बोला करो। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हम लोग ध्यान नहीं देते। अभी अभी बोला बेटा मैंने कि अगर कोवलेंट रेडियस का बेटा मतलब क्या हुआ, कोवलेंट वर्ड का कुछ मतलब होगा ना यहाँ पर, कोवलेंट रेडियस। आपने बोला सही बिल्कुल कि दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है बेटा, ये दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को अगर आधा कर दे बेटा, उसको हाफ कर दे, दो अगर मान लो एटम्स है बेटा, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, एक और हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच की डिस्टेंस है ये देखो बेटा। इन दोनों की अगर न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बेटा देखेंगे, जिसको बोलेंगे क्या है ये बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है, हाँ बेटा कैसे निकालोगे? एक क्वेश्चन। अरे रुक तो जाओ, पहले इसको थोड़ा सा करा दो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन भी ले लूंगा, ठीक है। रुको पहले, कोवलेंट रेडियस पहले देख लो एक बार। कोवलेंट रेडियस की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का बेटा क्या कर दो बच्चों, हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। एवरेज ले लो अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि बेटा दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि किसमें होना चाहिए, ये ऐसा बेटा एटम होना चाहिए जो कोवलेंट बॉन्ड हो, जिसके अंदर बेटा एटम विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड, या फिर जिनके अंदर बेटा कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। वहीं पर आप कोवलेंट रेडियस की वैल्यू को बेटा निकाल सकते हो। और सिंपल इसकी वैल्यू है, अगर आपको सेम एटॉमिक दिखता है, अगर दोनों सेम एटम में बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन की अगर देख लो इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकाला है हमने, क्लोरीन ऑक्सीजन सबका निकाल सकते हैं, जो भी बेटा कोवलेंटली ऐड होंगे तो उनका हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं बेटा। अगर हाइड्रोजन की बेटा बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस होती है बच्चों 74 होती है, 74 पिकोमीटर। तो इसका बेटा क्या कर देंगे बच्चों, रेडियस कितना हो जाएगा 74/2 37 पिकोमीटर। इस तरीके से बेटा हमने हाइड्रोजन का देखा, बाकियों का भी बेटा आप निकाल सकते हो कोवलेंट रेडियस, सिंपल। यहां तक बेटा मैं पढ़ा देता हूं आपको, बाकी कल पढ़ेंगे। अब बताओ बेटा क्या पूछना है। हाँ बोलो राहुल। हाँ सब मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगा, मतलब इंटर एटॉमिक, हाँ बोलो। हाँ, ठीक है, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा बिल्कुल सिमिलर एटम के, बिल्कुल उनके बीच का निकाल लो आप। तो सर उनका अगर हाफ करेंगे तो एक एटम का रेडियस निकलेगा ना। एक का निकलेगा और क्या, उसी को तो एटॉमिक रेडियस बोलेंगे बेटा। जैसे सुनो मेरी बात, अब आपसे अगर पूछेंगे तो आप अगर मान लो एक का, चाहे आप इसका निकालो बेटा, सुनो, चाहे आप इसका निकालो, आएगा तो हाइड्रोजन का ही ना बच्चों, बताओ, है ना राहुल, हाइड्रोजन का ही तो आएगा। तो बस को यही स्टडी करना है, हमें तो यही निकालना था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है बेटा 37 पिकोमीटर, बस सिंपल है।
तो बेटा ये जो मैंने आपको बताया ये चीज बेटा कहां पर एप्लीकेबल होगी बच्चों, सिर्फ होमो एटॉमिक। चलो बाकी कल की क्लास में देखेंगे, क्वेश्चंस बेटा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, या मैं आपको ढूंढ के देता हूं क्वेश्चंस, ठीक है, कर लो। और बेटा नोट्स अपने सबमिट कर दिए जिन्होंने नहीं किए हो। हाँ कुणाल क्या हुआ? सर बोलो। फिर HCl में किसका निकलेगा कोवेलेंट रेडियस? किसका? क्लोरीन का? नो सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अरे HCl। भगवान, वो कल बेटा पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है, वो भी कल बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो हेटेरोएटॉमिक एटम है बेटा, वो दूसरे तरह के एटम है। अभी हम पहले जो अभी पढ़ रहे हैं ये वाला पढ़ लो, अभी जो मैंने बताया आपको सिंपल, ठीक है। अब टाइम हो गया इसलिए, नहीं तो आज बता देता मैं आपको, ठीक है। तो चलो इतना आप पढ़ना, आगे का फिर मैं कल बताता हूँ, ठीक है। चलो ओके Yes, बेटा, sir. चलो ठीक है, अभी Okay, आज का sir. टाइम, चलो ओके ठीक है बेटा। क्वेश्चंस कर लेना, नोट्स जिसने कंप्लीट नहीं करे हैं सबमिट कर दो बच्चों जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो ओके।